अब शुरुआत यहां पर करेंगे यूपी के प्रयागराज से, जहां आधी रात को पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया गया बदमाशों की तरफ से। बदमाशों ने किस तरह से पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लूटपाट की ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां चेहरे पर नकाब और हाथों में हथियार लेकर बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात बीते 3 मार्च की है, जहां आधी रात को बदमाशों की टोली ने फाफामऊ इलाके के एक पेट्रोल पंप पर दस्तक दी। वहां एक गाड़ी में डीजल डाला जा रहा था, जबकि पास ही एक ट्रक अपनी बारी के इंतजार में खड़ा था। वहीं पेट्रोल पंप के ऑफिस में एक कैशियर और 3 लोग बैठे थे। 4 बदमाश तेजी से कैश काउंटर की ओर बढ़े। वहीं एक बदमाश हथियार के साथ बाहर ही रुक गया। एक बदमाश हथियार लहराता हुआ तेजी के साथ ऑफिस में दाखिल हो गया। कैशियर कुछ समझ पाता कि दूसरा बदमाश भी वहां आ धमका और उसने आते ही कैशियर के साथ मारपीट शुरू कर दी। बदमाश कागजात को उठाकर फेंकने लगा। इस दौरान 2 और बदमाश भी ऑफिस में पहुंच गए। तमंचा दिखाकर एक बदमाश कैशियर से पैसे मांगने लगा। मौत को सामने देख कैशियर ने करीब 46,000 रुपए बदमाश को सौंप दिए। तभी न जाने क्यों एक बदमाश गुस्से से आग बबूला उठा और उसने कुर्सी उठाकर कैशियर पर दे मारा। मारपीट और लूटपाट के बाद बदमाश मौका वारदात से फरार हो गए। बेकाबू रफ्तार सनकी की कार, जी हां, गाजियाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो हैवानियत को सामने रखती है। किस तरह से एक सनकी कार सवार ने एक शख्स को अपने बोनट से बांधा और क्या कुछ ये खौफनाक मंजर रहा। किस तरह से मौत और जिंदगी के बीच की ये जंग घंटों तक चलती रही, ये रिपोर्ट आप देखिए। बीच सड़क पर हैवानियत की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने कभी देखी हो। ये तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम की, जहां सफेद रंग की ये कार बेकाबू रफ्तार में दौड़ रही थी और कार की बोनट पर जिंदगी और मौत के बीच गुजर रहा था ये शख्स। करीब 2 किलोमीटर तक ये कार गाजियाबाद की सड़कों पर बेतहाशा रफ्तार में दौड़ती रही और जान बचाने के लिए ये शख्स कार की बोनट पर चिपका रहा। पीड़ित ने बताया कि कार चालक ने पहले इसे टक्कर मारी। इसके बाद जान बचाने के लिए इसे कार की बोनट पर चढ़ना पड़ा, लेकिन कार सवार ने कार रोकने की बजाय कार को तेज रफ्तार में दौड़ा दिया। सड़क पर चलते लोगों की मदद से आरोपी शख्स को पकड़ लिया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने इस नई इरादे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पास इस वारदात के पूरे सबूत मौजूद है, इसलिए उम्मीद है कि अब इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। सहारनपुर में जिला पंचायत की बैठक चल रही थी और इसमें सदस्यों में आपस के वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंची। लात घूंसे सब कुछ यहां पर चले और एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई कि जनप्रतिनिधि किस तरह से आपस में ही उलझ बैठते हैं और किस तरह से जहां पर मसलों को सुलझाना चाहिए उसे अखाड़ा बना देते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। लात चले, घूसे चले, थप्पड़ों की बरसात भी हुई और तो और ऑफिस को अखाड़े में तब्दील कर दिया गया। सहारनपुर के जिला पंचायत कार्यालय की ये तस्वीरें हैं, जहां आपस में ही संग्राम छिड़ गया। यूपी के सहारनपुर में विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर जिला पंचायत कार्यालय में बैठक चल रही थी और तभी बैठक में हंगामा हो गया। जिला पंचायत सदस्य ने विकास कार्य कराने में सदस्यों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, जो अभद्र भाषा तक पहुंच गया। तीखी नोकझोंक हुई और हाथापाई शुरू हो गई। बैठक में हंगामा चलता रहा, जिससे अफरा तफरी मच गई। हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद हंगामे को शांत कराया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद एक होटल में भीषण आग लग गई। लपटों ने अपना तांडव दिखाया। हालांकि गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वक्त पर मौके पर पहुंचे और 25 लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया गया। लेकिन क्या कुछ पूरी तस्वीरें खौफनाक तौर पर सामने आई और किस तरह से महफूज उन जिंदगियों को किया गया, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। आग से जलती इमारत की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां एमजी रोड पर स्थित सम्राट होटल में बीती रात भीषण आग लग गई। आग होटल की दूसरी मंजिल पर लगी। आग की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर पहुंचे और होटल में मौजूद 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि रेस्क्यू के दौरान फायर ब्रिगेड के 3 जवान घायल हो गए। आग लगने के बाद होटल में धुआं भर गया, जिसकी वजह से लोगों का दम घुटने लगा। 2 महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल भेजना पड़ा। चश्मदीदों के मुताबिक जान बचाने के लिए कई लोग खिड़की से नीचे भी कूद पड़े। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान भले ही घाटी का माहौल बिगाड़ने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी भले ही घाटी का माहौल बिगाड़ने की तमाम जद्दोजहद क्यों ना कर ले, लेकिन घाटी के युवाओं में एक जोश देखने को मिल रहा है, जुनून देखने को मिल रहा है, जवानों के प्रति वो सम्मान देखने को मिल रहा है और साथ ही वो खुद भी इसमें बढ़ चढ़ कर अब हिस्सा ले रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने तस्वीर रखेंगे। एक तरफ पाकिस्तान और उसके सरपरस्त कश्मीर घाटी में आतंकवाद को हवा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की आवाम पाकिस्तान को आईना दिखा रही। युवाओं की यह भीड़ भारतीय सेना में भर्ती के लिए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां भारी तादाद में नौजवान आर्मी में भर्ती के लिए पहुंचे। मैदान में दौड़ लगाते घाटी के इन युवाओं में देशभक्ति का जोश और जुनून साफ साफ झलक रहा है। इनका कहना है कि वो सैनिक बनकर जम्मू कश्मीर का नाम दुनिया में रोशन करना चाहते हैं। इंडियन आर्मी है, बहुत अच्छी आर्मी है सर, और जो इनका रूल है और जो ये लोगों के साथ सलूक करते हैं, बहुत अच्छा सलूक करते हैं इंडिया आर्मी। मैं भी उसी आर्मी में जाऊंगा क्योंकि मैं भी लोगों की सेवा करूं। देशभक्ति की राह पर चले इन युवाओं ने अलगाववादियों को उनकी हकीकत भी बताई।
आज का युवा भटक रहा है, क्योंकि बहुत सारे अलगाववादी नेता है वो युवाओं का माइंड जो है वो हैक कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर युवा को उनकी बातें ना सुन के देखो, उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और हमेशा गरीब का बच्चा ही मारा जाता है। डोडा के भटके हुए युवाओं की एक नजीर। पूरे देश की निगाहें आज अयोध्या मामले पर टिकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर अपना एक बड़ा फैसला सामने रख सकता है। मध्यस्थता को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नाम भी मीडिएटर्स को लेकर यहां पर तय किए जा सकते हैं। आज क्या कुछ कानूनी तौर पर ये पूरी तस्वीर रहने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ तय करेगी कि इस मसले का हल आपसी समझौते से निकाला जाना चाहिए या नहीं। अगर कोर्ट मध्यस्थता के पक्ष में फैसला सुनाता है तो वो मध्यस्थकारों की भी नियुक्ति करेगा। पक्षकारों की तरफ से मध्यस्थकारों के लिए नाम भी सुझाए गए हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फैसला सुरक्षित रख लिया था कि अयोध्या विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है या नहीं। वैसे निर्मोही अखाड़े को छोड़कर लगभग सभी हिंदू पक्षकार इस मामले में मध्यस्थता के खिलाफ थे, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इस पर विचार कर समर्थन किया था। रामलला विराजमान पक्ष का कहना है कि यह मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, लिहाजा आस्था और विश्वास के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता की कोशिश पहली बार हो रही, इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं। 1993-94 में पहली बार केंद्र सरकार ने इसकी पहल की थी। लखनऊ हाईकोर्ट ने भी इसकी कोशिश की थी। मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी पहल की थी। अक्टूबर 2017 में श्री रविशंकर ने भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन ये सभी कोशिशें विफल साबित हुई थी। यूपी लोकसभा की 80 सीटों पर काबिज होने के लिए सभी पार्टियां बेचैन है। यूपी में महागठबंधन की तस्वीर किसी से नहीं छिपी है, लेकिन कांग्रेस अब इस महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है। एसपी, बीएसपी और आरएलडी के साथ कांग्रेस का भी नाम इसमें जुड़ सकता है। किस तरह की ये लोकसभा के चुनाव की तस्वीर रहने वाली है गठबंधन को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी को हराने के लिए यूपी में मायावती और अखिलेश कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों की माने तो एसपी, बीएसपी गठबंधन में कांग्रेस का शामिल होना करीब करीब तय हो चुका है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस महागठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसपी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस मिलकर मोदी का मुकाबला करेंगे। गठबंधन में कांग्रेस को 14 सीटें दी जाएंगी। कांग्रेस पहले ही 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बाराबंकी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ सीट पर भी होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। सूत्रों की माने तो यूपी के महागठबंधन का लखनऊ में ही होगा औपचारिक ऐलान। खबर यह भी है कि गठबंधन की संभावनाओं को देखते हुए आज से प्रस्तावित प्रियंका गांधी के यूपी दौरे को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद हुई एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते विपक्ष को रणनीति बदलनी पड़ी। सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और साथ ही ये कहा जा सकता है कि अपनी लिस्ट भी अब जारी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 11 उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी हो चुकी है यूपी लोकसभा चुनाव को लेकर। यूपी में गठबंधन की गांठ सुलझाने में जुटी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक के बाद यूपी की 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। इस लिस्ट में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। लिस्ट के मुताबिक रायबरेली से सोनिया गांधी, अमेठी से राहुल गांधी, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद, सहारनपुर से इमरान मसूद, बदायूं से सलीम इकबाल शेरवानी, धरौरा से जितिन प्रसाद, उन्नाव से अनु टंडन, अकबरपुर से राजाराम पाल, जालौन से बृजलाल खबरी, फैजाबाद से निर्मल खत्री और कुशीनगर से आलमगीर सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने गुजरात के लिए भी 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान डरा सहमा घबराया हुआ है और यही वजह है कि भारतीय बॉर्डर पर अपनी तैनाती वो लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर से अपनी फौज की बड़ी तादाद को हटाकर भारतीय बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। क्या तस्वीर यहां से सामने आ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। भारत के जवाब से डरा पाकिस्तान अब कश्मीर बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर से सैनिकों की तादाद कम कर उन्हें कश्मीर बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। युद्ध की आशंका से डरे पाकिस्तान ने कश्मीर बॉर्डर पर न सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, बल्कि भारी हथियारों की तैनाती में भी इजाफा किया है। युद्ध विराम के उल्लंघन में अब सिर्फ गोलियां नहीं, बल्कि पाकिस्तान तोपों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी तोपों के जवाब में भारत ने अहम सेक्टर्स में बोफोर्स तैनात कर दी है। नौशेरा, कृष्णा घाटी, सुंदरबनी सेक्टर्स में इस वक्त बोफोर्स की तैनाती है। भारतीय सेना कह चुकी है कि अगर रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान ने गोलीबारी नहीं रोकी तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की गोलीबारी होती है उससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल हमेशा रहता है और कई बार स्थानीय लोगों को इसकी चपेट पर आकर अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसलिए आर्मी अब एक स्पेशल ट्रेनिंग यहां पर स्थानीय लोगों को दे रही है। मेंढर से क्या कुछ तस्वीर आई है इसे लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं बल्कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब है। सेना सीमा से सटे मेंढर सेक्टर में आम लोगों को पाकिस्तानी गोलीबारी से बचने की ट्रेनिंग दे रही है। देखिए यहाँ ठीक उसी तरह गोला गिरता है जैसा पाकिस्तान सीमा पर दागता है। जवान लोगों को दिखा रहे हैं कि गोला गिरने के बाद किस तरह से बचकर वहाँ से भागना है। सीमा से सटे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोटार और रॉकेट बम की जानकारी दी गई। जिस तरह पाकिस्तान बॉर्डर पर बमबारी कर रहा है, ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरह की ट्रेनिंग जरूरी थी।
पाकिस्तान की पोल एक बार नहीं बार बार खुलती है और खुद उसके रहने वाले लोग ही पाकिस्तान को बेपर्दा करते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि जैश-ए मोहम्मद का वजूद पाकिस्तान में कायम है और साथ ही जब उनका शासनकाल था तब जैश-ए मोहम्मद किस तरह से भारत में आतंक की फैक्ट्री चलाता था और आतंक के नाम पर बमबारी करता था, वो भी यहाँ पर खुलासे के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान हमेशा मुल्क में जैश की मौजूदगी को दरकिनार करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ही पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में ठोक कर कहा कि पाकिस्तान में जैश मोहम्मद की मौजूदगी है। मुशर्रफ के इस बयान से कैसे पाकिस्तान हुआ बेनकाब, देखिए और समझिए। पहला झूठ, पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि पाकिस्तान में जैश की मौजूदगी नहीं है, जबकि एक इंटरव्यू के दौरान मुशर्रफ ने साफ कहा कि उनके दौर से पाकिस्तान में जैश की मौजूदगी है। दूसरा झूठ, अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान में संगठित आतंकवाद नहीं है, जबकि मुशर्रफ ने इंटरव्यू में साफ बताया कि भारत पर लगातार जैश हमले करता है और बिना संगठित आतंकवाद के ऐसे हमले मुमकिन नहीं है। मुशर्रफ के अल्फाज बताने के लिए काफी हैं कि भारत से लेकर दुनिया के हर मंच पर जैश को लेकर इमरान सरकार कोरा झूठ बोल रही है। लखनऊ में कश्मीरी व्यापारियों के साथ बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद भी अब इस मामले में कूद गया है। कहा है कि अब हम आरोपियों की गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं होने देंगे। किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। लखनऊ में कश्मीरी व्यापारियों की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वीएचपी कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, वीएचपी के ये कार्यकर्ता मार पिटाई की वारदात को भी जायज करार देते नजर आए। दूसरी तरफ पुलिस ने वायरल हुए मारपीट के वीडियो में दिख रहे चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इस संबंध में ही किसी जनता के अलर्ट आदमी ने पुलिस की जो मदद हुई है सोशल मीडिया के जरिए हुई है। जो एक वीडियो उसमें वायरल हुआ, उस वीडियो से पुलिस ने उसकी तुरंत शिनाख्त की। मामला बुधवार का है, जब डॉलीगंज ब्रिज के पास कुछ भगवा कपड़े पहने युवाओं ने कश्मीरी व्यापारी की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कश्मीरी युवक यहाँ ड्राई फ्रूट बेच रहा था। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मामला बहस का सबब बना, जिसे वीएचपी अब नया तूल देने में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता के बयान पर अब विवाद सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मदरसों पर बैन लगाने की बात कविंद्र गुप्ता के जरिए कही गई है। कहा है कि इसे आतंक से जोड़कर उनके जरिए यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी खुद कटघरे में सामने आ गई है। रिपोर्ट आप देखिए। घाटी में जमाते इस्लामी पर एक्शन के बीच बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने नया शगुफा छेड़ दिया। तल्ख अल्फाजों के साथ निशाने पर थे कश्मीर के मदरसे। बांग्लादेश ने भी, अफगानिस्तान ने और भी कई कंट्रीज ने मदरसों को बैन किया है। वहाँ पर गतिविधियाँ होती थी। तो अगर कश्मीर में भी इस प्रकार के आतंकवाद बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं तो उनको बैन किया जाना चाहिए। सीधे मदरसों पर निशाना साधा गया तो पलटवार लाजमी था। आमतौर पर 99% मदरसों में मजहबी तालीम दी जाती है। बच्चों को अमन व अमान के बारे में सिखाया जाता है। बच्चों को मुल्क की हुब्बुल वतनी के बारे में सिखाया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब मदरसों को आतंक से जुड़ा करार दिया गया हो, लेकिन घाटी में तेजी से बदलते हालात के बीच कविंद्र गुप्ता का यह बयान सियासत का सबब बन गया। आगे बढ़ते हैं खबर का टुकट में। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो वहीं पर कहा जा सकता है कि गुजरात की जो सियासी समीकरण है वो लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अल्पेश ठाकोर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर गुजरात के पाटीदार आंदोलन के दो बड़े चेहरे और अब इशारा मिल रहा है कि ये दोनों अलग अलग राह जा सकते हैं। माना जा रहा है कि 12 मार्च को अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हार्दिक पटेल को जामनगर सीट से उतार सकती है। फिलहाल बीजेपी की पूनम बेन इस सीट से सांसद हैं। वहीं दूसरी तरफ अल्पेश ठाकोर समेत कांग्रेस के 3 विधायकों की बीजेपी में शामिल होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इनमें लिम्बड़ी से विधायक सुमा पटेल और हार्दिक पटेल के करीबी धुएजे सीट से विधायक ललित वसोया का नाम शामिल है। हालांकि अल्पेश ने इन अटकलों को नकार दिया, लेकिन अगर हार्दिक कांग्रेस के खेमे में जाते हैं तो बीजेपी भी कोई बड़ा दांव जरूर खेलेगी। उद्घाटन एक बार किया जाता है, बार बार नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पार्क का उद्घाटन एक बार नहीं 2 बार कर दिया गया। और जब जहां श्रेय लेने की होड़ हो तो अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने नजर आती है। ये रिपोर्ट आप देखिए। पार्क एक, लेकिन उद्घाटन 2 बार। ये दिलचस्प खबर है भोपाल के स्वामी विवेकानंद पार्क से जुड़ी, जहां कमलनाथ सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने जोश और जलसे के साथ पार्क का लोकार्पण किया। जोश इतना था कि मंत्री जी खुद सीढ़ी पर जा चढ़े। मजेदार बात ये कि इसी पार्क का 3 दिन पहले बीजेपी के स्थानीय विधायक विश्वास सारंग उद्घाटन कर चुके हैं। यानी ये कांग्रेसी मंत्री और बीजेपी विधायक के बीच क्रेडिट लेने की होड़ थी और पहले उद्घाटन न कर पाने से मंत्री जी खासे नाराज थे। विधायक जी को और पार्षदों को भी बुलाया था, लेकिन ये घमंड से चूर हैं। ये पहले ही तोड़फोड़ कर गए यहाँ पर। ये होड़ खत्म न होती अगर बुधवार को जनता कैंडल मार्च न निकालती। बीजेपी विधायक के हाथों उद्घाटन के बाद प्रशासन ने पार्क पर ताला जड़ दिया था। लोग परेशान हुए तो कैंडल मार्च निकाला और तब कहीं जाकर मंत्री जी ने अपने कर कमलों का इस्तेमाल किया। क्या चूहा चोरी कर सकता है? क्या चूहा लूटपाट की वारदात को अंजाम दे सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। सुनने में ऐसा पता लग सकता है कि चूहा तो सिर्फ कुतरने का काम करता है, लेकिन ज्वेलरी चूहा भी यहाँ पर हो सकता है। कैसे? हीरा चुराने वाला ये चूहा आप देखिए।
तस्वीरें देखते रहिए और हैरान होते रहिए, क्योंकि आज से पहले आपने चूहे को ज्वेल थीफ बनते हुए नहीं देखा होगा। पटना के एक ज्वेलरी शोरूम में हीरो के टॉप्स गायब हुए। सीसीटीवी खंगाला गया तो सामने आया कि चमचमाते हीरो पर एक चूहे ने हाथ साफ किया था। दिलचस्प बात यह है कि शोरूम के मालिक को चोरी का जरा भी मलाल नहीं, बल्कि वो तो खुश हैं। क्यों, आप भी सुनिए। तो हम इसको चोरी मानते ही नहीं है। हम लोग एनिवर्सरी था महादेव का सोमवार को, और माता के लिए गिफ्ट में गया होगा हमारा डायमंड सेट, वो टॉप्स। बिहार में चूहों को लेकर ये कोई पहला मामला नहीं है जिसने सुर्खियां बटोरी हैं। इससे पहले बिहार के चूहों के सर शराब पीने और बांध की नींव खोदने जैसे इल्जाम लग चुके हैं।